यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो है बहुत बढ़िया रहे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले अपना हायर एजुकेशन के अंदर, ये है अपना हायर एजुकेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग जो है वो शुरू करेंगे अपने प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के कमीशंस को। ठीक है ना। तो हम लोग जो आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो कुछ कमेटी और कमीशन को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, 4 लेक्चर इसके ऊपर लगाएंगे। 2 लेक्चर तो हम लगाएंगे प्री इंडिपेंडेंस के जो कमीशन थे, मतलब आजादी से पहले अंग्रेजों ने कुछ कमेटीज बिठाई थी, कुछ कमीशन जो है वो सेटअप किए थे, तो उनके ऊपर 2 लेक्चर लगेंगे। ओके, टोटल 12 कमीशन है वो हम करेंगे, ठीक है, 2 लेक्चर में। और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जब अपना देश आजाद हो गया 47 में, तो उसके बाद में अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने भी एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए जो है वो लगभग 13 कमीशन बिठाए। ठीक है, तो उसको भी हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब 4 लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम लोग जो है वो टोटल मिला के 25-26 जो कमीशन है उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 तरीके के हैं ये, एक है प्री इंडिपेंडेंस और एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि कमीशन का बेसिक मतलब जो है वो क्या है। तो अपने एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है वो रिफॉर्म करने के लिए जो है वो टाइम टू टाइम पे लोगों ने अपनी अपनी राय दी, अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी। ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने पहले कुछ कमेटी सेटअप करी थी, ठीक है, उसके बाद में फिर देश आजाद हुआ, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी जो है उसने भी कुछ अपनी रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए, मतलब हायर एजुकेशन सेक्टर पे उसमें सुझाव लेने के लिए कुछ कमेटी उसने भी सेटअप करी है। ठीक है, तो शुरुआत जो है वो कहां से हुई। तो शुरुआत आपको मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले एंशिएंट एजुकेशन था, उसके बाद इस्लामिक, मुगल आ गए तो इस्लामिक एजुकेशन, फिर उसके बाद में मेडिवल अप्रोच आ गया, देन उसके बाद में जो है वो क्या होगा, ब्रिटिशर आए। जब ब्रिटिशर आए तो शुरुआत मैंने आपको बताया था कि इनिशियल टाइम में जो है उनका जो ध्यान था वो ज्यादा नहीं था, मतलब एजुकेशन सेक्टर पे उनका कोई फोकस था ही नहीं। ठीक है, उन्होंने प्राइवेट लोगों को ही कह रखा था कि तुम भी देखते रहो। ठीक है, लेकिन बाद में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट था उसके लिए, उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स को बाद में ये महसूस हुआ कि हम लोगों को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग चाहिए, और हमें जो समस्या आ रही है वो ये है कि इंडिया के जो लोग हैं पढ़े लिखे भी जो हैं तो उनको इंग्लिश नहीं आती है। तो इसलिए फिर उनको लगा कि यार अगर उन लोगों को प्रिपेयर करना है कि वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल पाए तो उसके लिए जरूरी है कि उनको पहले एजुकेट करना पड़ेगा। अब इतने मासेस ऑफ पीपल को तो हम एजुकेट नहीं कर सकते, तो उन्होंने फिर क्या देखा कि जो इंडिया की अपर क्लास है ना, हम एक काम करते हैं उसको एजुकेट करना शुरू करते हैं और वो फिर लोअर क्लास को अपने आप ही जो है वो क्या कर देगी, एजुकेट कर देगी। तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो अंग्रेजों ने बेसिकली इंडिया में, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, अंग्रेजों ने इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में जो इंटरफेरेंस किया, यहां पे जो उन्होंने कमेटी सेटअप करवाई, उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। उन्हें कोई मतलब नहीं था इंडिया के लोगों की एजुकेशन से, उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि यहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे, उन्हें कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन जब उनको ये महसूस हुआ कि यार अब हम देश यहां इंडिया में आ गए हैं और यहां पे आके हम राज कर रहे हैं, ओके, तो हमको भी तो लोग चाहिए जो यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं। हम कितने लोगों को जो है वो इंग्लैंड से यहां पे ले आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर उनको महसूस हुआ कि यार ये तो समस्या हो जाएगी, तो इसलिए यहां के लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, यहां के लोगों को तैयार करना पड़ेगा, सो दैट वो हमको हेल्प करे किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि हम उनको अपॉइंट कर पाए। समझ रहे हो ना। तो उन्होंने जो है वो फिर इंटरफेयर करना शुरू किया और सबसे पहले इंडिया के अंदर जो है वो पहला जो एक्ट है वो चार्टर एक्ट जिसको हम बोलते हैं, और वहां से जो है वो अपने इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन जो है, या पूरे के पूरे अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है वो सुधार होने स्टार्ट हुए। अपना जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जो है वो आना शुरू हुआ सन 1800 से। ठीक है ना, 1817 के अंदर ये जो है वो एक्ट उठ कुछ है। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो देखो वही अपनी बुक के अंदर आ जाओ, ये जो अपना बुक है, ओके, तो इसके अंदर चैप्टर नंबर जो 2 है वहां से हम शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो चैप्टर 2 में जो आई थिंक पेज नंबर 8 होगा, वहां पे आपको एक टॉपिक जो है देखने को मिलेगा, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो शुरुआत में तो ये बोल रहा है कि देखो इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो 3rd लार्जेस्ट है। ठीक है, किसके बाद, यूएसए और चाइना के बाद तीसरा सबसे लार्जेस्ट जो हायर एजुकेशन सिस्टम वो किसका है, इंडिया का है। फिर बोलते हैं किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, फिर बोलते हैं इट प्ले, एजुकेशन जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द किसमें, लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। इंडिविजुअल के लिए एजुकेशन जो है वो क्या करते हैं, उसके माइंड को डिसिप्लिन करती है, शार्पन करते हैं उसकी इंटेलेक्चुअल पावर को और रिफाइन करते हैं उसके स्पिरिट को। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना अभी अपने कोई काम का नहीं है, मेन चीज यहां से शुरू होगी।
ठीक है। लेकिन एक बार बोल बच्चों थोड़ा सा देख लो। फिर बोलता है इन केस ऑफ सोशल चेंज, अगर सोसाइटी में भी आपने अगर कोई चेंज लेगा ना तो उसके लिए भी एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल जो है वो क्या करती है, प्ले करती है। फिर बोलता है इंडियन एजुकेशन कमीशन जो सेटअप किया गया था उसके अंदर एक बात बोली गई कि रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री एस्पिरेशन इन्वॉल्व चेंज इन द नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू ऑफ द पीपल एज ए होल, कि अगर आपने जो है वो देश के अंदर अगर मान लो कोई सुधार करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है नॉलेज में, स्किल में और वैल्यू के अंदर जो है वो क्या करें, चेंज करें। फिर बोलता है अगर ये चेंज जो है वो ग्रैंड स्केल पे किया जाएगा, ठीक है, तो आपको कोई भी रिवोल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्रांति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीजें बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से हो जाएंगी। तो अभी तक इस पूरे के पूरे जो पैरा है इसके अंदर एक ही बात बोलेगी कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमें पता है एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट बातें, आओ जी पढ़ना शुरू करते हैं। यहां से आपका टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, पढ़ेंगे एजुकेशनल रिफॉर्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। आपको मैंने अभी कहानी समझाई, मैंने आपको क्या बोला कि जो ब्रिटिशर्स थे ना उनका शुरुआत में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था किसके अंदर, अपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। वो इंटरफेयर कर भी नहीं रहे थे और उन्होंने पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो वो प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप रखा था कि भाई तुम अपने हिसाब से चला लो, ठीक है, हमें बीच में कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन बाद में जब उनको समस्या आने लगी एडमिनिस्ट्रेशन की तो उनको लगा कि यार यहां पे लोगों को तो जो अगर हम लोगों को यहां पे अपॉइंट भी करते हैं तो वो हमारा काम ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको इंग्लिश की कोई खास नॉलेज नहीं है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, देश के अंदर जो है लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है, उनको तैयार करना पड़ेगा सो दैट उनसे हम काम करवा सके। उसके लिए उन्होंने जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो क्या किया, एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है वो रिफॉर्म करने स्टार्ट करे और इंग्लिश को एक अलग से मान्यता देनी जो है वो क्या करी, स्टार्ट करी, ठीक है ना। तो उनका अपना एक मोटिव था, उस मोटिव को पूरा करने के लिए उन्होंने इंडिया में एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है वो क्या किया, इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने उंगली क्यों करी बेफालतू में एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि उनका अपना एक मोटिव था, ठीक है ना जी। आओ पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। लो मैं वाइब्रेंट सा कलर यूज करता हूं। चलो बोलते डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इज डिटरमिन्ड बाय द नीड ऑफ द कॉलोनियल पावर। कॉलोनियल पावर मतलब ब्रिटिशर, ठीक है, एक बार आप समझो कि अंग्रेज, ठीक है ना। तो फिरंगियों की जरूरत थी, ध्यान देना, अपने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना जो है ना वो नीड थी, जरूरत थी किसकी, फिरंगी की। फिरंगी मतलब अंग्रेजों की, कॉलोनियल पावर की। द मॉडर्न, ध्यान देना, द मॉडर्न सिस्टम जो था ऑफ द एजुकेशन का हैज केम टू बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंडिजिनस सिस्टम। अब जब ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो है वो क्या होगा, नया डेवलपमेंट होगा एजुकेशन सेक्टर में, तो जो अपना इंडिजिनस जो सिस्टम है, जो अपना देसी जुगाड़ पहले चल रहा था, वो अब क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। फिर बिफोर द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड ए न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया, बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम हैड देयर ओन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अंग्रेजों के सिस्टम से पहले जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो हिंदू का अलग एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल वाली प्रथा, और जो मुसलमान थे उनका अलग एजुकेशन सिस्टम था, मदरसे वाली प्रथा। फिर डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न सिस्टम जो है ना एजुकेशन का इंडिया में, वो उसकी स्टार्टिंग हुई कब, चार्टर एक्ट 1813 से। तो चार्टर एक्ट जब आया ना तो यहां से पहली बार जो है ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो अंग्रेजों ने इंटरफेयर करना शुरू किया किसके अंदर, अपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो ये पैरा जो है वो क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम में जो डेवलपमेंट हुआ ना तो वो किस लिए हुआ, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स जो है उनकी एक जरूरत थी, ठीक है। अब जरूरत क्यों थी, तो एक बार वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एक बार थोड़ा सा बता दूं कि ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म करना, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सुधार करना, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म करना क्यों स्टार्ट किया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म करना क्यों शुरू किया। उसके पीछे का आंसर शायद अब आपको पता होगा। उसके पीछे का सबसे सरल आंसर जो है वो क्या है, उनको ब्रिटिशर्स को, फिरंगियों को जो है वो क्या चाहिए थे, लोग चाहिए थे, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, और उसके लिए उनको एजुकेट करना जरूरी है। तो फिर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो है उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर में जो है वो इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। तो बोलते हैं द ब्रिटिश रूलर थॉट, जो ब्रिटिश रूलर थे, ठीक है, उस टाइम के जो वाइसरॉय थे, ठीक है, या जो गवर्नर्स थे जो इंडिया को गवर्न कर रहे थे, तो उन्होंने ये सोचा डैट इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन पीसफुली एंड स्मूथली, कि अगर आपको जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को पीसफुली रन करना है, इसका मतलब अगर आपने जो है वो देश का बढ़िया तरीके से संचालन करना है, तो इट इज असेंशियल, तो ये जरूरी है कि टू मेक द हायर क्लास ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ द ब्रिटिशर, कि हम जो है, जो हायर क्लास है इंडिया की, ठीक है, उनको वो हमारे फॉलोवर बने, मतलब वो हमारी बातें माने,
ठीक है। दिस दे वांटेड टू अचीव थ्रू एजुकेटिंग द अपर क्लास, इसलिए उन्होंने जो है वो ये सोचा वो ऐसा तभी होगा अगर हम अपर क्लास को जो है वो क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, सो दैट वो हमको परस्यू करें। अगर अपर क्लास परस्यू करेगी तो उनके नीचे वाली जो क्लासेस है, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, वो अपने आप ही हमको परस्यू करना स्टार्ट कर देगी। फिर बोलते हैं दिस थ्योरी मीन्स एजुकेशन इज टू बी फिल्टर्ड टू द कॉमन पीपल। द ब्रिटिशर ने एडॉप्ट किया इस थ्योरी को बिकॉज द ब्रिटिश रूलर नीडेड वेरियस टाइप ऑफ एम्प्लॉय। ब्रिटिशर ने इस थ्योरी को यूज करना शुरू किया क्योंकि जो ब्रिटिश रूलर थे, जो अंग्रेज थे, उनको अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट थी। क्या करने के लिए? टू रन द बिजनेस एंड गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड फॉर एजुकेटिंग द मासेस। और गवर्नमेंट के पास में इतना पैसा नहीं था, मतलब अंग्रेज जो है वो इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे कि वो इंडिया के सभी लोगों को जो है वो क्या करें, एजुकेट करें। तो उन्होंने फिर रास्ता क्या निकाला? हायर क्लासेस एजुकेटेड थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश वुड अडॉप्ट इंग्लिश वे एंड इन टर्न इन्फ्लुएंस द लोअर क्लास। तो ब्रिटिशर ने जो है वो पढ़ाया किसको? जो हायर क्लास लोग है ना, हायर क्लास तो बहुत ही लिमिटेड लोग थे, उनको पढ़ाया और फिर उनको बोला कि तुम लोअर क्लास वाले जो लोग है ना, या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको तुम पढ़ाना क्या करो, स्टार्ट करो। ठीक है। तो बोलता है द हायर क्लासेस एजुकेटेड थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश, जो हायर क्लास थे उनको एजुकेट किया गया इंग्लिश पढ़ा के, इंग्लिश के माध्यम से, एंड इंग्लिश को एडॉप्ट किया गया एक वे, और इंग्लिश, और ये बोला गया कि इंग्लिश को ही आप लोग जो है वो आगे भी क्या करेंगे, यूज करेंगे लोगों को क्या करने के लिए, एजुकेट करने के लिए। आफ्टर एजुकेटिंग सम पीपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी एजुकेटिंग द मासेस, मासेस मतलब रिमेनिंग जनता को पढ़ाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उनके ऊपर छोड़ दी गई। ये है आपका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के अंदर जो है अंग्रेजों ने बेसिकली, मतलब सिंपल देसी भाषा में बोलूं तो अंग्रेज जो है वो पढ़ाएंगे किसको, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को, ठीक है, जनरली हायर क्लास को, और फिर हायर क्लास को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप लोअर और मिडिल क्लास वालों को जो है वो क्या करेंगे, पढ़ाएंगे इंग्लिश के अंदर। ठीक है। तो ये जो थ्योरी है, इस पूरी की पूरी थ्योरी को बोलते हैं हम लोग क्या, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है। ठीक है। नहीं आया तो एक बार इसको दोबारा से वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग कमीशन का। भाई बहुत सारे कमीशन जो है वो क्या किए गए, सेटअप किए गए, अलग अलग टाइम पे काफी कमीशन सेटअप किए गए। अच्छा, अब ना ये जो बुक है आपका, इसके अंदर ये सब मैंने दिया हुआ है। अब जो एक्स्ट्रा मैंने लिखा हुआ है वो आप साथ में इसी बुक के अंदर जो है वो लिखना शुरू कर देना। ठीक है ना। तो बुक के अंदर हमने जगह भी बना रखी है यहाँ पे ना, अगर आप देखोगे, जैसे सबसे पहले है चार्टर एक्ट, फिर ये मैक्युलर मिनट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जगह भी है, तो यहाँ पे लिख लेना इसको। ठीक है ना, जिनके पास बुक है। ओके। अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप लोग जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं। चलो आओ पढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो इंडिया के अंदर अंग्रेजों ने जो पहली कमेटी या पहला स्टेप उठाया अपने एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए, वो था चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट, ठीक है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरुआत जो की गई ना, वो किया गया था चार्टर एक्ट से। कहां से? चार्टर एक्ट से। एक सिंपल सी बात बोलूं क्या, चार्टर एक्ट में सबसे मेन जो बात थी वो एक ही थी। अंग्रेज बोले हम 1 लाख रुपया देंगे, क्या करने के लिए, खर्च करने के लिए एजुकेशन पे। हम 1 लाख रुपया देंगे खर्च करने के लिए एजुकेशन पे। अब जितने भी हम कमीशन पढ़ेंगे ना, हर कमीशन जो है उसको नए कमीशन को सेटअप किया गया, ये देखने के लिए कि पुराने वाले ने अपना काम किया या नहीं किया। ठीक है। तो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुआ अपना चार्टर एक्ट से। अब मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ाते जाता हूं और कुछ कुछ मेन बातें जो अपने को लर्न करनी है। ठीक है। आओ, चार्टर एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं, जिसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। ठीक है जी। ये पहला लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन था, ये पहला लीगल रिकॉग्निशन था ऑफ द राइट फॉर एजुकेशन के बारे में। ठीक है जी। मतलब इंडिया में पहला एक्ट, पहला लॉ, पहला कानून जो बना था ना एजुकेशन को लेकर के, वो था आपका चार्टर एक्ट 1813। ठीक है जी। अब यहां मैंने लिखा इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया इंपोर्टेंस किसकी, एजुकेशन की। किसके लिए? इंडियंस के लिए। एंड सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर एजुकेशनल रिफॉर्म। यहां तक ओके जी। तो पहली बार जो है अपने इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए जो है पहला जो एक्ट अंग्रेजों ने पारित किया उसको बोलते हैं चार्टर एक्ट 1813। बट द मेन क्वेश्चन इज, सर इस चार्टर एक्ट में था क्या, जल्दी से बताओ। सबसे पहले अंग्रेज बोले हम लोग जो वो क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, 1 लाख रुपया देंगे, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। मतलब पहली बार बोला गया कि पब्लिक मनी, बोले तो सरकारी जो खजाना है उसको यूज किया जाएगा लोगों को एजुकेट करने के लिए। पब्लिक मनी शुड बी यूज्ड टू फंड द एजुकेशन। पहला बोल तो दिए है नहीं पैसे, डिले करने लग गए। अब जब पूरे देश के अंदर यह हुआ कि भाई 1 लाख रुपया मिलेगा जो शिक्षा के ऊपर लगेगा,
तो भाई लोग खुश भी हुए। लेकिन जब वो पैसा नहीं आया तो फिर बंगाल में, कहां पे, बंगाल में कुछ इंडियंस थे, जो एजुकेटेड इंडियन थे, उन्होंने अपने एंड पे लोगों को एजुकेट करना क्या किया, स्टार्ट किया। आओ पढ़ते हैं। सबसे पहला तो हमने पढ़ लिया, एलोकेट किया 1 लाख रुपया किसके लिए, एजुकेशन के लिए, दैट इज पब्लिक मनी को यूज करेंगे किसके लिए, टू फंड द एजुकेशन। आगे डिले इन फंडिंग दी एक्ट, ये एक्ट में प्रॉमिस किया गया कि हम पैसा देंगे किसके लिए, एजुकेशन के लिए। इट वॉज नॉट एक्चुअली प्रोवाइड अंटिल 1823, 10 साल हो गए और 10 साल तक अभी तक कोई भी पैसा जो है वो प्रोवाइड नहीं, प्रॉमिस कर लिया था लेकिन पैसा कोई भी प्रोवाइड नहीं किया गया। फिर वाइल वेटिंग फॉर द फंड, पैसे का इंतजार करते करते जो इंडिया के एजुकेटेड लोग थे बंगाल के अंदर, उन्होंने खुद ने एक्शन लिया और उन्होंने जो है वो एक कैलकाटा कॉलेज ओपन किया 1817 में। वो बोले यार छोड़ो, अंग्रेज तो पता नहीं कब देंगे, पैसा नहीं देंगे, हम एक कॉलेज ओपन करते हैं और उसके माध्यम से लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं। इसके साथ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको भी फिर शर्म आई, वो बोले यार देखो एक कॉलेज तो इन्होंने बनाई दिया अपने एंड पे, तो एक काम करते हैं हम भी कुछ कॉलेज बनाते हैं। तो बोलते हैं एडिशनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेटअप किया 3 संस्कृत कॉलेज, कैलकाटा में, दिल्ली में, आगरा में, जहां पे जो है वो हायर एजुकेशन को स्प्रेड किया जाएगा इंडिया के अंदर। ठीक है जी। फिर उसके बाद में जो सेक्शन 43 था चार्टर एक्ट का, इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव दिए गए कि चार्टर एक्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव दिया गया कि भैया हमने इस एक्ट को पारित क्यों किया, ये जो कानून बनाया है अंग्रेजों ने, ये कानून क्यों बनाया, उसके पीछे 3 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या, द रिवाइवल एंड इंप्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर, हम लोग जो है इस एक्ट के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं और इंप्रूव करना चाहते हैं किसको, लिटरेचर को। दूसरा, एनकरेजमेंट करना चाहते हैं लर्नड नेटिव ऑफ इंडिया, नेटिव मतलब जो देश के निवासी हैं, इसका मतलब हम जो एजुकेटेड इंडियन है ना, उनको हम क्या करना चाहते हैं, उनको एनकरेज करना चाहिए, जो इंडिया के पढ़े लिखे लोग हैं हम उनको एनकरेज करना चाहते हैं। और तीसरा, इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं एंड प्रमोशन करना चाहते हैं ऑफ द नॉलेज ऑफ साइंस अमंग द इनहेबिटेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया, मतलब हम देश के अंदर साइंटिफिक नॉलेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये जो चार्टर एक्ट था 1813, इसके 3 जो है वो क्या थे, वो थे ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, हम इंडिया की जो लिटरेचर है उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, उसका रिवाइव और इंप्रूव करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे जो इंडिया के एजुकेटेड लोग हैं हम उनको एनकरेज करना चाहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या, हम इंडिया के अंदर साइंटिफिक नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये था आपका पहला एक्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, चार्टर एक्ट। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं और ये रिकमेंडेशन इसने दिया था, आपको मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चार्टर एक्ट में क्या था। तो पहली शुरुआत जो है अंग्रेजों ने जो करी देश में डेवलपमेंट लाने के लिए एजुकेशन सेक्टर में, वो क्या था, चार्टर एक्ट था। अब चार्टर एक्ट तो आ गया, इसके बाद क्या हुआ, मैक्यूले मिनेट और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। ये देखने के लिए, ध्यान देना, ये देखने के लिए कि चार्टर एक्ट में जो 1 लाख रुपया देने की बात कही गई थी, क्या वो एक्चुअल में 1 लाख रुपया शिक्षा के ऊपर लगा भी है या नहीं लगा, ये चेक करने के लिए एक नया एक्ट जो है वो पारित किया गया, जिसको बोलते हैं इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। अब इसके साथ में 2 चीजें, एक है मैक्यूले मिनेट और एक है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के अंदर फिर मैक्यूले मिनेट भी आएगा, ठीक है। तो अभी दोनों को हम एक साथ जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैक्यूले एक पर्सन था, इसको अपॉइंट किया गया और इसने अपना एक रिसर्च पेपर छापा, उस पेपर को बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, मैक्यूले मिनट, क्या बोलेंगे, मैक्यूले मिनट, ठीक है। तो पहले आया अंग्रेजों ने, अब जो है वो क्या किया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है वो पारित किया था। ध्यान देना, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है वो पारित किया और इसमें कुछ समस्या थी, उस समस्या का समाधान करने के लिए एक पर्सन का अपॉइंटमेंट किया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्यूले, क्या बोलेंगे, मैक्यूले। और उसने, मैक्यूले ने अपना एक रिसर्च पेपर निकाला, उसको बोलते, बेसिक रिसर्च पेपर तो नहीं है, मतलब उसने भी अपनी एक रिकमेंडेशन दी जिस पेपर में, उसको बोलते हैं मैक्यूले मिनट। आओ जी चेक करना शुरू करते हैं। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो है वो क्या था, ध्यान देना, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, जो अपने ब्रिटिश इंडिया जो था उसको चला रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो एक एक्ट पारित, उन्होंने क्या किया, रिलोकेट किया द फंड्स द एलोकेटेड बाय द चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। और उन्होंने ये बोल दिया कि भैया देखो, जो, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, उन्होंने ये बोला जो चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया देने की बात की गई थी शिक्षा के लिए, हम देंगे पैसा, लेकिन वो पैसा जो है ना वो ओरिएंटल एजुकेशन, मतलब जो भारतीय संस्कृति वाला जो पढ़ाई है ना उसके लिए नहीं होगा, इंग्लिश एजुकेशन के लिए देंगे। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो पास किया गया, इसमें यह बोला गया
चार्टर एक्ट में जो 1 लाख रुपया देने की बात की गई थी शिक्षा के लिए, मिलेगा पैसा, देंगे आपको पैसा, लेकिन वो 1 लाख रुपए आप अपनी जो इंडिजिनस एजुकेशन है, जो देसी एजुकेशन है, जो हिंदी एजुकेशन है, उस पर खर्च नहीं करेंगे। आप लोग वो पैसा खर्च करेंगे किसके लिए? इंग्लिश एजुकेशन के लिए, वेस्टर्न जो कल्चर है उसकी एजुकेशन के लिए। समझ में आया? बोलो जी सर। आओ पढ़ते हैं। तो बोलता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के, उन्होंने रिलोकेट किया, पैसा को रीएलोकेट किया। जो चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए मिले थे उसको दोबारा से रीएलोकेट किया। ठीक है, मतलब रिलोकेट द फंड फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम टू इंग्लिश एजुकेशन। इसका मतलब गोल जो था वो था कि हम लोगों को ट्रेन करेंगे, इंडियन लोगों को ट्रेन करेंगे, हु कुड हेल्प रन द गवर्नमेंट एंड सपोर्ट द ब्रिटिश रूल। तो गवर्नमेंट को बाद में ये महसूस हुआ, यार हमने ये तो बोल दिया कि हम 1 लाख रुपए देंगे शिक्षा के लिए, लेकिन कौन सी शिक्षा? तो उसको बताने के लिए, लोगों को क्लियर करने के लिए कि भैया इंग्लिश एजुकेशन के लिए पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है वो क्या किया गया? पास किया गया। ठीक है, और साथ में एक डिस्प्यूट भी था, और डिस्प्यूट जो है वो था क्या? ओरिएंटलिस्ट का और एंग्लिसिस्ट का। ओरिएंटलिस्ट जो है वो ये बोलते थे कि भैया अपने को जो है वो देसी तरीके से पढ़ाना चाहिए, और जो एंग्लिसिस्ट है ये बोलते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके थ्रू अपने को क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। अब ये जो डिस्प्यूट था ना, ये जो झगड़ा हो रहा था, इस झगड़े का निपटान करने के लिए, ध्यान देना, इस झगड़े का निपटान करने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई जिसके अंदर 10 लोग डाले गए। 5 लोग वो थे जो सपोर्ट करते थे किसको? ओरिएंटलिस्ट अप्रोच को, और 5 लोग वो थे जो सपोर्ट करते थे ये एंग्लिसिस्ट अप्रोच को। ठीक है, और इसका जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड मैक्यूले, और इनको बोला गया कि आप ये समाधान करवाओ, आप ये समाधान करवाओ। आओ अब इसको पहले से थोड़ा मैं बता दूं एक बार। तो एंड टू एंट्रस्ट द डिस्प्यूट, जो झगड़ा चल रहा था इन दोनों अप्रोच में, उसका निपटान करने का काम किया गया। अब ये झगड़ा क्या था, पहले वो झगड़े का बताता हूं और फिर निपटान किया गया लॉर्ड मैक्यूले ने। ठीक है ना, झगड़ा क्या था? जो ओरिएंटलिस्ट थे वो क्या बोलते थे? देखो, द ओरिएंटलिस्ट दे सपोर्ट ब्लेंडिंग, ये मिक्स बोलते थे किसका? वेस्टर्न एजुकेशन विद ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति भी प्रिजर्व रहे। तो ओरिएंटलिस्ट जो है वो क्या बोल रहे हैं? दे सपोर्ट द ब्लेंडिंग वेस्टर्न एजुकेशन विद ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज एंड प्रिपेयर करेंगे पीपल को फॉर जॉब के लिए। लेकिन फिर बाद में कौन थे? जो दूसरे लोग थे एंग्लिसिस्ट, ये फेवर में थे किसके? टू मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, आर्गुइंग इट वाज क्रूशियल फॉर इंडिया प्रोग्रेस। दोनों में झगड़ा चल रहा था। एक बोल रहा है कि भैया भारतीय संस्कृति का भी ध्यान रखो, और एक बोल रहा है नहीं कोई जरूरत नहीं है, अपने को मॉडर्न जो टेक्निक है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए जो है वो क्या किया गया? एक पर्सन का अपॉइंट किया गया एक पर्सन को, जिसको बोलते हैं लॉर्ड मैक्यूले। अब मैक्यूले आए, और मैक्यूले, अच्छा ये बताओ मैक्यूले का अपॉइंट कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। अब अंग्रेज जो है वो ये, आप खुद बताओ, क्या अंग्रेज ये चाहेंगे क्या कि भारतीय संस्कृति प्रिजर्व है, या वो अपनी चलाना चाहेंगे? सर अपनी चलाना चाहेंगे। तो मैक्यूले जो है वो किसकी बात मानेगा? बोलो, अंग्रेजों की, जिस अपने माई बाप की बात मानेगा जिसने उसको अपॉइंट किया। यस, तो आप बताओ एक बार के लिए कि मैक्यूले ने क्या बोला होगा? सर मैक्यूले ने इंग्लिश की बात की होगी। आओ पढ़ते हैं। लॉर्ड मैक्यूले ने सेटल किया इस आर्गुमेंट को, ध्यान देना, लॉर्ड मैक्यूले ने सेटल किया इस आर्गुमेंट को यह बोल के कि इंग्लिश शुड बी द मेन लैंग्वेज, कि इंग्लिश जो है वो क्या होगी? मेन लैंग्वेज होगी फॉर टीचिंग इन इज, फॉर टीचिंग, मतलब टीचिंग के लिए इंग्लिश जो मेन लैंग्वेज होगी। और ये बात उसने जो है वो बोली अपने एक पेपर पे, उस पेपर का नाम था मिनट ऑन एजुकेशनल पॉलिसी, एंड दिस डिसीजन ग्रेटली इन्फ्लुएंस हाउ एजुकेशन डेवलप इन द ब्रिटिश इंडिया। और यहां से जो है इंग्लिश की शुरुआत जो है वो कर दी गई थी। अब ये जो आपका इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है, इसमें कुछ और बात बोली गई, और ये बोला गया ऑल फंड, जो भी पैसा मिलेगा, मतलब वो जो 1 लाख रुपए की बात की गई थी, ऑल फंड अप्रोप्रिएट फॉर द एजुकेशन वुड बी बेस्ट एम्प्लॉयड ऑन द इंग्लिश एजुकेशन अलोन। जो भी पैसा मिलेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ जो लगाया जाएगा किस पे? इंग्लिश एजुकेशन पे। दूसरा, गवर्नमेंट फंड आर नॉट टू बी स्पेंड ऑन द प्रिंटिंग ऑफ ओरिएंटल वर्क। स्पेशली बोल दिया कि गवर्नमेंट का जो पैसा है ना, ओरिएंटल वर्क की प्रिंटिंग पे कोई खर्चा नहीं होगा। मतलब जो देसी किताबें है ना, जो हिंदी साहित्य की किताबें हैं, उनको हम अपने खर्चे पे बिल्कुल भी नहीं छापेंगे। आगे, ऑल द फंड वुड बी स्पेंड इन इंपार्टिंग टू द इंडियन ऑन देयर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस। जो भी पैसा खर्च किया जाएगा लोगों को, इंडियंस को पढ़ाने के लिए, वो पैसा खर्च किया जाएगा ओनली क्या पढ़ाने के लिए? इंग्लिश लिटरेचर और साइंस। ठीक है जी। इंग्लिश बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ द एजुकेशन
इमर्ज, और इंग्लिश जो है वो क्या बना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना, और यहां पे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है वो क्या हुई, इमर्ज हुई। शायद समझ में आ गया होगा सारी कहानी क्या थी। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं किसका, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट का, तो इसके अंदर मेन दो बातें हैं। एक तो ये कि जो फंड था चार्टर एक्ट में जो एलोकेट किया गया था उसको रीलोकेट किया गया, और दूसरा जो है वो क्या, जो डिस्प्यूट चल रहा था ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट के बीच में, उसको निपटान करने के लिए लॉर्ड मैक्यूले का अपॉइंट किया गया, और मैक्यूले ने क्या बोला, भाई इंग्लिश ही जो है वो मेन चीज होगी। ठीक है, इसके बाद में है जी वुड्स डिस्पैच। जब ये आया वुड्स डिस्पैच, ये इसको एजुकेशन डिस्पैच भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक, इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। दिस इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसने पूरे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को जो है वो बदल के रख दिया। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर को पूरी तरह से चेंज कर दिया इसने, वुड्स डिस्पैच ने। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे वुड्स डिस्पैच के बारे में। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, ठीक है, और फिर इसकी क्या रिकमेंडेशन थी और उसके ऊपर क्या काम हुए वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले वुड्स डिस्पैच कब आया, 1854 में। इसका एक और नाम जो है वो क्या है, वो है एजुकेशन डिस्पैच 1854। क्या नाम है, वुड्स डिस्पैच, और अल्टरनेटिव नाम जो है वो क्या है, एजुकेशन डिस्पैच 1854। अब जो आप हिमाचल प्रदेश में एक जगह घूमने की, डलहौजी, आपने सुना होगा, पठानकोट से एक रास्ता निकलता है डलहौजी का। ठीक है, डलहौजी, खजियार, तीसा, बैरागढ़, ये सब। ठीक है, तो डलहौजी जो है ना वो किसके नाम पे पड़ा, तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो वायसरॉय थे, उनके नाम पे जो है उस शहर का नाम पड़ा था, उस जगह का नाम पड़ा। ठीक है, अब ये कहानी क्या, पहले थोड़ा सा बताता हूं आपको। 1854 में, 1854 में सर चार्ल्स वुड, उन्होंने एक लेटर सेंड किया वुड्स डिस्पैच के नाम का, मतलब एक लेटर था, उन्होंने लिखा, उस लेटर का नाम रखा गया वुड्स डिस्पैच। ठीक है, किसको भेजा, टू लॉर्ड डलहौजी को, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के। जो उस टाइम पे कौन थे, गवर्नर जनरल थे इंडिया के। इंडिया को उस टाइम पे वो जो है वो गवर्न करते थे। उनको एक लेटर लिखा और लेटर में अपने कुछ सुझाव दिए एजुकेशन सेक्टर को लेकर के। उन्होंने क्या दिए, सुझाव दिए। किसने दिए, वुड, सर चार्ल्स वुड ने। किसने, सर चार्ल्स वुड ने एक लेटर लिखा, और उस लेटर के अंदर जो है वो एजुकेशन सेक्टर को लेकर के कुछ सुझाव दिए। किसको दिए, लॉर्ड डलहौजी के नाम पे लेटर लिखा था, और अपनी कुछ रिकमेंडेशन थी। क्या रिकमेंडेशन थी, आओ पढ़ते हैं रिकमेंडेशन। मतलब सुझाव क्या कहते हैं, सबसे पहला वो बोले कि हम जो है अपने को क्या करना चाहिए, एक नेटवर्क ऑफ स्कूल क्रिएट करना चाहिए जहां पे इंग्लिश जो है वो पढ़ाई जाए, साथ में रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ाई जाए। मतलब रीजनल लैंग्वेज के साथ में इंग्लिश को भी इंट्रोड्यूस करो, स्कूल टाइम से जो है इसको शुरू कर देना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि क्रिएट करेंगे ए नेटवर्क ऑफ स्कूल जहां पे इंग्लिश वुड बी टॉट अलोंग साइड, साथ में रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ाएंगे। दूसरा, उन्होंने प्रपोज किया कि एस्टेब्लिश करें यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड एडवांस एजुकेशन। एडवांस एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए यूनिवर्सिटीज को इंडिया में एस्टेब्लिश करना चाहिए। फिर उन्होंने जो है वो क्या, उन्होंने पहली बार जो है वो जिक्र किया किसका, कि इंडिया के अंदर वुमेन्स और गर्ल्स की एजुकेशन को जो है उसको भी सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है जी, सपोर्ट द एजुकेशन फॉर द गर्ल्स एंड वुमेन। फिर उन्होंने जो है वो क्या किया, हाईलाइट किया कि इंडिया के अंदर लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो हाईलाइट द इंपोर्टेंस ऑफ द वोकेशनल ट्रेनिंग। फिर उन्होंने सजेस्ट किया इंट्रोड्यूस करना चाहिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन फील्ड ऑफ लॉ, मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। और फिर उन्होंने हाईलाइट किया इंपोर्टेंस ऑफ द वोकेशनल ट्रेनिंग। ये उनकी कुछ रिकमेंडेशन थी, ये उन्होंने अपने कुछ क्या दिए, सुझाव दिए। जब ये सुझाव आए, जब वुड्स डिस्पैच के जो रिकमेंडेशन आई, तो इससे इंडिया का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा रेवोल्यूशनाइज्ड हो गया। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। किसका, इंडिया, मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंग्लिश एजुकेशन का। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। अब इसको मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं, पहले वो पढ़ाता हूं। बिकॉज इट रेवोल्यूशनाइज, ध्यान देना, बिकॉज इट रेवोल्यूशनाइज द एजुकेशन सिस्टम। इट एस्टेब्लिश, इसके अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया, प्रमोट किया गया एजुकेशन फॉर वुमेन इन प्रैक्टिकल फील्ड एंड क्रिएट ए स्ट्रक्चर नेटवर्क ऑफ द स्कूल। दीज कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव सुधार किए गए, दे मेड द एजुकेशन मोर सिस्टमैटिक एंड असेसिबल, शेपिंग इंडिया एजुकेशन फ्यूचर। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। किसका, इंग्लिश एजुकेशन का। ठीक है, और यहां पे क्या बोला गया, द डिफ्यूजन ऑफ द यूरोपियन नॉलेज इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वुड्स डिस्पैच। जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था ना वुड्स डिस्पैच का, वो क्या था कि हम लोग जो यूरोपियन मतलब वेस्टर्न नॉलेज जो है प्रोवाइड करना चाहते हैं यहां के लोगों को। ठीक है,
जी। अब इसमें क्या क्या और बातें थी, सबसे पहले बोला गया जो प्राइमरी जो स्कूल थे ना वहां पे वर्नैक्युलर जो देसी लैंग्वेज है उसका यूज करना चाहिए। हाई स्कूल के अंदर आप लोग जो है वो एंग्लो वर्नैक्युलर लैंग्वेज का यूज करें, ठीक है, इंग्लिश को भी साथ में थोड़ा थोड़ा लेके आए। और कॉलेज लेवल पे जो है वो इंग्लिश ही मीडियम होना चाहिए किसका, एजुकेशन का। फिर उन्होंने जो है वो ये जब बोला जो अपनी रिकमेंडेशन किया उसके बेस पर जो है प्रेसिडेंसी स्टेट जो थी 3, वहां पे 3 यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एज द प्रेसिडेंसी ऑफ द कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, कब 1857 में। ये जो यूनिवर्सिटी थी दे आर टू बी मॉडल आफ्टर द लंदन यूनिवर्सिटी, तो इनका जो मॉडल था वो भी किसके ऊपर बेस्ड था, लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल के ऊपर। एंड दीज आर टू हैव सीनेट, और ये इसके अंदर जो यूनिवर्सिटी होगी उसके अंदर जो है वो सीनेट भी होगा, चांसलर भी होगा और वाइस चांसलर भी होगा, ठीक है। सैंक्शन ऑफ द ग्रांट इन एड, अब यहां पे जो है वो क्या किया जाएगा, पैसा भी प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाएगी किसको, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। द सैंक्शन ऑफ द ग्रांट इन एड सिस्टम इन द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है, दैट इज इसका मतलब ये है कि प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंकरेजिंग प्राइवेट एंटरप्राइज टू इन्वेस्ट एंड इंप्रूव द एजुकेशन सेक्टर। फिर इसमें स्ट्रेस किया गया कि भाई फीमेल एजुकेशन भी जो है प्रमोट करनी चाहिए, और एनकरेज किया गया प्राइवेट एंटरप्राइज को कि वो प्रमोट करे क्या, वुमेन एजुकेशन। फिर यहां पे एस्टेब्लिश किया गया टीचर ट्रेनिंग स्कूल, ताकि जो टीचर्स को हम ट्रेन करें ताकि वो बढ़िया तरीके से लोगों को पढ़ा सके, ठीक है। देयर शुड बी ट्रेनिंग टीचर स्कूल फॉर टीचर ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड लॉ। आगे जो इंडियन नेटिव थे उनको ट्रेनिंग दिया गया इन देयर मदर टंग, ठीक है, जो देसी लैंग्वेज है उसके अंदर उनको जो ट्रेनिंग दिया गया। फिर सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन किया गया हायर एजुकेशन का, 3 यूनिवर्सिटी तो हमने ओपन पहले कर दी थी प्रेसिडेंसी स्टेट में, और उसके अलावा जो है वो 3 यूनिवर्सिटी और एस्टेब्लिश किया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आगे ब्रॉडर एक्सेस जो है वो दिया गया एजुकेशन का, इससे ये हेल्प करेगा टू प्रोड्यूस द एजुकेटेड इंडिविजुअल हु कुड कंट्रीब्यूट टू इंडिया गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये था आपका वुड्स डिस्पैच, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ओके। ये वुड्स डिस्पैच की अपनी रिकमेंडेशन थी, तो आपको मैंने बता दिया किसने लिखा, सर चार्ल्स वुड ने एक लेटर लिखा, किसके नाम, लॉर्ड डलहौजी के नाम। उस लेटर को बोलते हैं वुड्स डिस्पैच, ठीक है। उसमें ये रिकमेंडेशन थी, आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया, और फिर क्या क्या सुधार किए वो बता दिया। अब जब ये रिकमेंडेशन आई तो इसने इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, रिवोल्यूशनाइज कर दिया, इसलिए इसको इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है फिर क्या हुआ, फिर आया जी आपका हंटर कमीशन। क्या आया, हंटर कमीशन। वैसे काम करो, आपने एक बार इतना ही पढ़ो, ठीक है ना, नहीं तो फिर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगली क्लास के अंदर बाकी मैं करवा देता हूं, ठीक है। मेरे को खुद को लग रहा है कभी यूं ना हो कि तो तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाए, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है वो एक बार स्टार्टिंग किया, 3 कमीशन आपको जो है मैंने पढ़ाए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा चार्टर एक्ट, ठीक है, ये सबसे पहले शुरुआत किया गया। देन इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है मैक्यूलम मिनट, ठीक है, और इसके साथ पढ़ा इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट में कुछ थोड़ी सी समस्या थी, उस डिस्प्यूट को निपटने के लिए जो है मैक्यूले को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और एक हम लोगों ने पढ़ लिया वुड्स डिस्पैच, ठीक है, ये मैग्ना कार्टा किसका, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया का। एक बार थोड़ा शुरुआत है ना, मैं थोड़ा सा आपको स्लो करवा रहा हूं, ओके, बाद में फिर इसको खींच दूंगा, ठीक है ना। एक 4-5 वीडियो तक एक बार थोड़ा सा स्लो करते हैं, तो उसके बाद फिर खींचेंगे इसको, ठीक है। वैसे तो मेरा मन तो ये था कि आगे वाले मतलब 3 और करवा दूं, बट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अभी आप एक काम करो, एक बार इतना पढ़ लो, क्योंकि लिखने का काम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और याद भी करना है फिर आपको, ठीक है ना। तो एक बार यहां तक का कर लो, बाकी का टॉपिक फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। मजा आया आपको, पहले ये बताना है, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना, और अगर कोई कमी भी लगी है ना तो वो भी मुझे बताना कि सर हमें समझ में नहीं आया या कुछ है, ताकि मैं अपने तरीके को, वैसे तो मेरे हिसाब से मैंने अपने तरफ से दी बेस्ट पढ़ा है, ठीक है, पूरा मैंने रिसर्च किया, पढ़ा, देन उसके बाद फिर मैंने आपको अच्छे तरीके से चीजें जो है वो समझाने की प्रयास किया है। बाकी फिर भी कोई कमी लगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ओके जी। चलो एक बार के लिए आप इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।